हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शिप्स की ब्रीड्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोल्ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजी। देखो, एनिमल हस्बेंड्री की टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पोल्ट्री की टर्मिनोलॉजी, यानी कि बर्ड से रिलेटेड, आपकी हेन्स, आपके चिकन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो चलिए बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन यार, इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको शिप्स की कुछ ब्रीड्स करवाई हैं, तो एक बार फटाफट से यार आप लोग मुझे ये बता दो कि मैंने कौन कौन सी क्रॉस ब्रीड्स आप लोगों को करवाई हैं। अगर आप लोगों को याद है तो उन क्रॉस ब्रीड्स के साथ साथ आप उनके नेम्स भी मेंशन कर दीजिए कि कौन कौन सी ब्रीड्स को क्रॉस करवा के उन क्रॉस ब्रीड्स को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जल्दी से मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको सारी ब्रीड्स याद है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी ही बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्लासेस को कॉलेज के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स की। आज बात नहीं करेंगे, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, राइट। तो गाइस, सबसे पहले तो हम पोल्ट्री में यहाँ पर बात करें तो पोल्ट्री है क्या। पोल्ट्री एक ऐसा टर्म होता है बच्चों जिसको जनरली हम यूज करते हैं बर्ड्स की स्पीशीज के लिए। ठीक है, उन बर्ड्स की स्पीशीज के लिए जिनको हम अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए उनको हम एक मतलब अंडर दी कैप्टिविटी रखते हैं, यानी कि उनको हम पालते हैं। जैसे मुर्गियां हैं तो मुर्गी पालन हम लोग किया करते हैं। मुर्गी पालन करने का क्या रीज़न होता है, क्यों हम लोग मुर्गी पालन करते हैं? तो बच्चों, उसका मेन रीज़न ये होता है, मुर्गी पालन इसलिए किया जाता है ताकि हम उनसे एग्स का प्रोडक्शन कर सकें, है ना। अंडे सभी खाते हैं, है ना। एग्स का प्रोडक्शन कर सके और साथ ही साथ हम उनसे मीट प्रोडक्शन भी ले सके। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, पोल्ट्री यानी कि आपकी हेंस को पाला करते हैं, हेंस की रेयरिंग करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, पोल्ट्री बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो बच्चों, बर्ड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बर्ड्स की स्टडी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कई बार आ जाता है। अदरवाइज रीजनिंग वगैरह में बहुत सारे जनरल एग्जाम्स में भी आप ये क्वेश्चन देखते हो, है ना। जैसे कि पूछा जाता है एल्गोलॉजी क्या है, भाई एल्गा की स्टडी है। फाइकोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। ऐसे एक वर्ड ऑर्निथोलॉजी भी होता है जो बर्ड से रिलेटेड है। तो भाई बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों वर्ल्ड एग डे की। वर्ल्ड एग डे, वर्ल्ड एग डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो बच्चों, ये अक्टूबर के सेकंड फ्राइडे को जनरली सेलिब्रेट करा जाता है। मतलब सेलिब्रेट करा क्या जाता है, उस दिन को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एग डे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में भी ये हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मीट फ्री डे की। तो बच्चों, मीट फ्री डे मतलब मीट फ्री डे, मीट इंडिपेंडेंट डे। ठीक है, तो मीट फ्री डे की बात करें बेटा, तो बेसिकली 15 जून को सेलिब्रेट करा जाता है एज अ मीट फ्री डे। मीट फ्री डे सोच करके बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं उनको दुख हो गया होगा। नहीं, ये सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट करा जाता है, उसको बोलते हैं मीट फ्री डे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे चिक्स। चिक्स क्या होते हैं? तो बच्चों, आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूली हैच्ड, ठीक है, जिनकी अभी अभी हैचिंग हुई है, जो अभी अभी निकले हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको भी चिकन बोलते हैं। और अप टू 8 वीक्स तक की एज के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं? दोनों को हम बोलते हैं चिक्स। तो चिक आपको समझ में आ गया। अब आप चिक 1 साल या 2 साल बड़ी हैन को नहीं बोलोगे, अब आप क्या बोलोगे? जो 8 हफ्ते तक की, यानी कि 8 वीक्स तक की जो छोटे छोटे चूजे होते हैं, छोटे छोटे चिकन्स होते हैं, न्यूली बॉर्न से लेकर के 8 वीक्स तक के, तो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको आप चिक्स बोलोगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कॉकरेल की। अब कॉकरेल क्या होते हैं? तो बेटा कॉकरेल होते हैं आपके मेल। कॉकरेल मेल, ठीक है, तो कॉकरेल बेटा आपके मेल्स होते हैं, और ये जनरली आपके 1 साल से थोड़ा सा कम होते हैं।
ठीक है, 1 साल से थोड़े से कम होंगे, उनको बोला जाता है कॉकरेल, लेकिन ये होंगे मेल। कॉकरेल से याद रखना मेल। पुलेट की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा पुलेट। अब पुलेट्स क्या होती हैं? तो पुलेट्स होती हैं आपकी फीमेल, ठीक है, पुलेट्स होती हैं आपकी फीमेल जिनकी एज अगेन 1 साल से कम होती है। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कॉकरेल और पुलेट में, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉकरेल होते हैं 1 साल से कम एज वाले मेल, और 1 साल से कम एज वाली फीमेल वो होती है पुलेट, ठीक है। अब बात करते हैं कॉक्स क्या होते हैं। भाई कॉकरेल तो हमने पढ़ लिया, ओके, समझ में भी आ गया, लेकिन अब कॉक क्या होता है? तो बेटा कॉक होता है जिसकी 1 साल से ज्यादा की एज हो जाती है, उस मेल को आप बोलते हो कॉक। क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि मैम ने कॉकरेल बता दिया कि मेल है, तो फिर कॉक क्या है? तो कॉक यही होता है, एक मैच्योर मेल को आप बोलते हो कॉक, यानी कि जिसकी एज जो है 1 साल से ज्यादा है, 1 वर्ष से ज्यादा है, उसे आप क्या बोलते हो बच्चों? कॉक बोलते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में। हेंस क्या होती है? अच्छा, मेल की बात कर ली, अब हेंस क्या होती है? फीमेल को क्या बोलते होंगे हम? तो फीमेल को बोलते हैं हेन। तो बच्चों, जो 1 साल से ज्यादा कि एज की जो फीमेल होती है, या फिर जो एक टाइम बेबी बर्थ कर चुकी है, तो उसको बोला जाता है हेन। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे हेन। अब आगे चलते हैं। अब आगे कुछ और के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके बाद बेटा हमारी कुछ जैसे हम अलग अलग पर्पस के लिए इनको यूज़ करते हैं पोल्ट्री को, जैसा कि अभी आगे हम लोग पढ़ रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर ऐसी कुछ अलग अलग टाइप की ब्रीड्स होती हैं जिनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, और इनके लिए भी अलग अलग टर्म्स यूज़ करे जाते हैं। बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आज का ये क्लास रहने वाला है, ठीक है। अगर ध्यान से सुन लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास इजीली उसको बना लोगे, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर आती है कुछ आपकी लेयर्स ब्रीड। लेयर्स ब्रीड क्या होती है बच्चों? ये कुछ चिकन्स की ऐसी ब्रीड होती हैं जो एग के लिए यूज करी जाती हैं, एग प्रोडक्शन के लिए यूज करी जाती हैं। अब बच्चों, इन ब्रीड्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इन ब्रीड्स में ना इन ब्रीड्स का वेट कम होता है, ठीक है। जैसे जनरली अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनको आप मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, भाई जिनका मीट हम यूज करते हैं, जिनको खाते हैं, तो भाई खाएंगे तो उसको जिसमें मांस होगा, है ना। तो बच्चों, जिनको हम खाते हैं उनको ब्रॉयलर्स बोला जाता है, और उन ब्रॉयलर्स में क्या होता है? मांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेयर्स ब्रीड। तो लेयर्स ब्रीड की बॉडी में मांस थोड़ा सा कम होता है, और ब्रॉयलर ब्रीड की बॉडी में मांस थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उनको मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मीट प्रोडक्शन, लेयर्स हो गया, एग प्रोडक्शन वाली। अब डुअल पर्पस क्या होता है? तो बच्चों, डुअल पर्पस ब्रीड की बात करें तो जैसे अब पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने काऊ ब्रीड पढ़ी थी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी, यहाँ पर उनको नुकसान हो गया, पीछे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर देखो ब्रीड्स ऑफ काउ, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मिल्च ब्रीड्स के बारे में, है ना। मिल्च ब्रीड यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, ब्रॉड ब्रीड यानी कि जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन और बाकी पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो वहां पर भी हम लोगों ने डुअल पर्पस ब्रीड देखी थी, जिनको दोनों के लिए यूज करते हैं। ऐसी ही हमारी पोल्ट्री में भी होती है बेटा, पोल्ट्री में भी हम डुअल पर्पस ब्रीड को यूज करते हैं। और ये डुअल पर्पस ब्रीड्स क्या होती हैं? तो पोल्ट्री को किसके लिए यूज करोगे? एग प्रोडक्शन के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए। तो भाई सीधी सी बात है, डुअल पर्पस यानी कि दोहरे पर्पस के लिए, दोहरे उद्देश्य के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपकी एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन वाली जो ब्रीड्स हैं, उनको हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? उन ब्रीड्स को हम क्या बोलते हैं? डुअल पर्पस ब्रीड्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। वो कंसेप्ट क्या है? इनकी हाउसिंग को लेकर के, इनके घर को लेकर के। तो बच्चों, जहां पर हम इनको रखते हैं पोल्ट्रीज को, उनके लिए हम कोई स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सेस बोलते हैं। अब बच्चों, इनमें आपके दो टर्म होते हैं, एक होते हैं नेस्टिंग बॉक्सेस, एक होते हैं कूप। अब नेस्टिंग बॉक्सेस और कूप ये क्या होते हैं बच्चों? तो नेस्टिंग बॉक्सेस की बात करें तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा इनको क्यूब्स में रखा जाता है, मतलब अलग अलग डब्बों में इनको रखा जाता है, होलसेल अगर हम बोले, है ना। तो बच्चों, नेस्टिंग जो बॉक्सेस होते हैं जिनमें इनको रखा जाता है, जहां पर कोई भी चिकन प्राइवेटली अपने एग्स लेइंग कर सकती है, मतलब अकेले अकेले अपने एग्स की लेइंग करती है, तो उसको बोला जाता है नेस्टिंग बॉक्स। भाई नेस्ट देने वाला बॉक्स, सीधी सी बात है, नेस्टिंग बॉक्स बोलोगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते
सकते हो बच्चों, ये आपका नेस्टिंग बॉक्स है, ये हेन है, अलग अलग कोने में रखी हुई है और ये अपने एग्स की लेइंग करती हैं। तो आई थिंक ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा देख करके, है ना। अब यहाँ पर चलो बेटा, ये है आपका कूप। कूप क्या होता है? कूप एक इंक्लोजर होता है, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर इनको सेफली रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सिक्योर रखा जाता है ना। अब देख रहे हो, इसके अंदर इसको रखा गया, बाहर से आकर के कोई इसको मार नहीं सकता अंदर से, है ना, बिल्कुल सेफली रखा गया है उसको, तो इसको बोला जाता है कूप। तो अब आप नेस्टिंग बॉक्स और कूप में कंफ्यूज तो नहीं होंगे मैम? बिल्कुल भी नहीं होंगे, इतने अच्छे से तो बताया आपने, बिल्कुल बताया भाई। नेस्टिंग बॉक्स में प्राइवेटली एक hen को रखा जाता है ताकि वो अपनी एग लेइंग कर ले, और कूप में उनको सिक्योर रखा जाता है, एक इंक्लोजर के अंदर उनको रखा जाता है। तो चलो, ये दोनों चीजें तो हमें समझ में आ गई बच्चों। अब चलते हैं हम आगे, अब पढ़ते हैं हम कुछ और चीजें। अब बच्चों इसके बाद आता है आपका चिकन ट्रैक्टर। ये चिकन ट्रैक्टर क्या होता है? चिकन का भी कोई ट्रैक्टर होता है क्या? तो बच्चा चिकन ट्रैक्टर क्या होता है? एक मूवेबल चिकन कूप होता है। कूप समझ गए क्या हो गया? एक इंक्लोजर होता है जिसके अंदर सेफली उनको रखा जाता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि चिकन ट्रैक्टर क्या होता है। तो बेटा चिकन ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो चिकन ट्रैक्टर बेसिकली एक मूवेबल चिकन कूप होता है, जिसमें ये बेसिकली क्या करता है कि फ्लोर को, देखो लैकिंग अ फ्लोर मतलब उसमें नीचे बिल्कुल फ्लोर को टच नहीं करता है वो, ठीक है। जो फ्लॉक्स होते हैं बेसिकली वो फ्लोर को टच नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको आप पिक्चर से इसको देख सकते हो, ये देखो ये मूवेबल होता है, ये मूवेबल होता है, ठीक है। इसको आप उठा करके कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये मूवेबल इस टाइप से जो आपका चिकन कूप होता है इसको बोला जाता है चिकन ट्रैक्टर। आप आराम से उसको कहीं भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं चिकन ट्रैक्टर। पिक्चर से क्लियर हो गया ना, उठा करके कहीं भी ले जाओ, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं सैडल की। सैडल ये कैसा टर्म है? तो बच्चों सैडल टर्म हम यूज करते हैं बेसिकली फीथर्स इन फ्रंट ऑफ टेल, यानी कि टेल के फ्रंट में जो आपके इन फ्रंट में जो फीथर्स होते हैं उनको बोला जाता है सैडल। अब जैसे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो ये आपका सैडल वाला पार्ट है, ये टेल होती है यहाँ इस साइड से, और ये होता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आपका सैडल। तो ये सैडल फीथर होता है, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट हो गया, हैकल फीथर्स होते हैं इसमें, पॉइंटेड हैकल फीथर्स आगे की तरफ, पीछे की तरफ कर्व्ड टेल फीथर्स होते हैं, और ये बीच वाले पार्ट में क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हो गए आपके होलसोल वाटरफॉल ऑफ सैडल फीथर्स। तो आई थिंक कि आपको ये पूरी टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ रही होगी बच्चों, बिल्कुल आ रही होगी, हम इतने अच्छे से जो पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी की। तो आगे आप देखिए वेटल टर्म आपने सुना है? नहीं सुना है तो बता देती हूँ बच्चों। वेटल टर्म हम जनरली यूज करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ये कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुर्गे होते हैं उनके इस, यानी कि जो आपकी हेंस होती है उनके साइड से ये अलग अलग सा पार्ट निकला हुआ होता है, ये इस तरीके से देख रहे हो, ये यहाँ से और ये यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो? वेटल्स बोलते हो। अब डेफिनेशन देखें तो एक फ्लैश होता है जो बीक यानी कि चोंच के नीचे, चिकन की चोंच के नीचे एक पार्ट होता है, देखो चोंच ऊपर की तरफ है, इसके नीचे की तरफ ये लटक रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है बेसिकली इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये पार्ट किसके लिए यूज होता है? तो बच्चों ये हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म यानी कि ऊष्मा को कंट्रोल नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये क्या होते हैं? हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। और बीक यानी कि चोंच के नीचे की तरफ होते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्रॉप क्या होता है? क्रॉप हम नॉर्मली भी ये पिक्चर क्रॉप कर लो, वो पिक्चर क्रॉप कर लो बोलते रहते हैं, तो क्या चिकन्स में भी इसी को बोलते हैं क्रॉप? देख लेते हैं। तो बच्चों क्रॉप एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, उसको क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। अब ये पार्ट कैसा होता है बच्चों? जब कभी भी खाना पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, उससे पहले, फुल्ली डाइजेस्ट होने से पहले जो उसको फूड को स्टोर करने का काम करता है उसको बोलते हैं क्रॉप। जैसे हमारे फूड में क्या होता है, खाना हमारे फूड में बोल रही हूँ, हम खाना खाते हैं, सारा फूड हमारा स्टमक में जाता है ना, तो डाइजेशन से पहले वो पूरा स्टमक में इकट्ठा हो जाता है एक जगह, है ना, ऊपर की तरफ स्टमक में। तो ऐसे ही चिकन्स में उनका जो उनका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो बेसिकली फूड को स्टोर करने का काम करता है, तो पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट होने से पहले एक जगह जहां पर ये स्टोर होता है फूड, तो उसको बोला जाता है क्रॉप। अब बच्चों जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो सब, है ना,
ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, देखो ये इस वाले पार्ट से होकर के, ठीक है, इस वाले पार्ट से होकर के जब यहाँ पर खाना जाता है इसका, तो यहाँ पर डाइजेशन से पहले यहाँ पर जब फूड आता है तो इसको बोला जाता है इस पार्ट को क्रॉप। भाई हम भी खाना खाते हैं, हमारा खाना भी सबसे पहले स्टमक में जाता है ना, तो ऐसे ही इन चिकन्स का फूड भी सबसे पहले स्टमक के इस पार्ट में जाता है और इसको बोला जाता है क्रॉप। क्या बोला जाता है, क्रॉप। तो फोटो वाला क्रॉप नहीं समझना, ये क्रॉप कौन सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर फूड कलेक्ट होता है। तो आई थिंक कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो वेटल समझ में आ गया, वेटल्स होते हैं चोंच के नीचे के ये पार्ट जो निकला हुआ होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और क्रॉप होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट जहां पर फूड डाइजेस्ट होने से पहले स्टोर होने के लिए जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, तो अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोएका और स्पर। अब बच्चों वेटल भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, और हाँ वेटल भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोएका क्या होता है। तो बच्चों क्लोएका एंड स्पर की अगर हम बात करें बेटा, तो क्लोएका एक ऐसा पार्ट होता है, देखो चिकन्स भी हमारी तरह खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद वो लोग उनमें डाइजेशन भी होता है, ठीक है, डाइजेशन के अलावा वो यूरिनेशन भी करते हैं, ठीक है, और वो अपना एक्सक्रीटा भी रिमूव करते हैं, ठीक है, उनमें मेटिंग भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो बच्चों ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है, यूरिनेशन की प्रोसेस, ठीक है, जो मटेरियल होता है, ठीक है, जो एक्सक्रीटा होता है, उस एक्सक्रीटा को निकालने की प्रोसेस और मेटिंग की प्रोसेस, ये सारी की सारी प्रोसेस ना उनके हाइंड पार्ट से होती है, यानी कि उनकी बॉडी में जो पीछे का भाग होता है उस पार्ट से होती है, ठीक है, पीछे का जो भाग होता है उस पार्ट से होती है, उस भाग से होती है, और उसी को बोला जाता है क्लोएका। किसको बोलते हैं, क्लोएका। क्लोएका एक वो ऐसा पार्ट होता है ऑल इन वन, सारे काम वहां से होता है। मतलब कोई अगर पार्ट रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालना है, चाहे वो यूरिनेशन करना हो, चाहे वो सॉलिड मटेरियल उनको रिलीज आउट करना हो अपनी बॉडी से, ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, चाहे मेटिंग करनी हो, तो सब कुछ वो क्या करते हैं, एक ही पार्ट से करते हैं और उसको बोलते हैं क्लोएका। अब नेक्स्ट, अब देखो, हाँ क्लोएका भी देख लो, क्लोएका कौन सा होता है। तो बच्चों क्लोएका इस पार्ट को बोलते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, बाकी तो ये बाकी बॉडी ऑर्गन है, ये पीछे का ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज क्लोएका। तो इस क्लोएका से ये मेटिंग भी करते हैं, ठीक है, इस क्लोएका से ये मेटिंग भी करते हैं, इस क्लोएका से ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी निकालते हैं, ठीक है, और इसी से वो यूरिनेशन भी करते हैं, यूरिनेशन भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही हो गया, है ना। तो सब कुछ वो इसी पार्ट से करते हैं और इसी को बोला जाता है क्लोएका। तो आई थिंक ये अब आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा स्पर। स्पर क्या होता है, तो उनकी जो लेग्स होती है ना, उनके जो पैर होते हैं, उससे ऊपर की तरफ एक पार्ट ऐसा निकला हुआ होता है, उसको बोला जाता है स्पर। नहीं समझे, देखो इस पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है, इनकी टांगे ऐसी होती है, मुर्गे की टांगे, जो लोग खाते हैं चिकन से उनको तो पता ही होगा। तो ये एक पार्ट इस तरीके से हार्ड सा पार्ट निकला हुआ होता है, एक अपेंडेजेस इस तरीके से निकला हुआ होता है बेटा, इसको बोला जाता है स्पर। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पर बोलते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोम्ब। ये टर्म तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बिल्कुल सुना है। कोम्ब क्या होता है, तो बच्चों कोम्ब और क्रीस्ट दो पार्ट होते हैं इनमें, ठीक है। कोम्ब क्या होता है बच्चों, ये एक फीतरलेस क्रीस्ट होता है एट द टॉप ऑफ चिकन्स हेड। उनके सर पे आप लोगों ने देखा होगा कुछ वो निकली हुई होती हैं, ठीक है। तो ये आप अलग अलग देख सकते हो, बटर कप, कार्नेशन, स्ट्रॉबेरी, पी, वॉलनट, रोज, सिंगल, कुशन और वी कॉम, अलग अलग टाइप की कॉम देख लो, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की कॉम्स हैं जो इनके हेड वाले पोर्शन पर देखी जाती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्स बोलते हैं। ये देख रहे हो ना, इनके हेड वाले पोर्शन पर अलग अलग जगह अलग अलग शेप की निकली हुई हैं, तो इसी को आप क्या बोलते हो, कॉम्स बोलते हो, ठीक है, समझ में आ गई, चलो शाबाश। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, वेंट। वेंट क्या होता है बच्चों, वेंट एक ऐसी ओपनिंग होती है जहां से ये अपने एग्स को निकालते हैं, ठीक है, जहां से ये अपने एग्स को निकालते हैं अपनी बॉडी से बाहर, उसको क्या बोला जाता है, या वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं बच्चों, तो उसको क्या बोला जाता है, वेंट बोला जाता है, ठीक है, उसको वेंट बोला जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज वेंट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों।
अब कुछ और टर्मिनोलॉजी भी देख लेते हैं, जैसे ब्रूडी। ब्रूडी क्या होता है? जब भी चिकन अपने एग्स की लेइंग के बाद, ठीक है, एग्स की लेइंग हैचिंग के लिए वो क्या करता है, उस पर अच्छे तरीके से बैठता है अपने, मतलब वो देखो इतने अच्छे तरीके से बैठता है कि उसका एग्स नहीं, उसके एग फूटते नहीं है। मतलब एक उसकी सेटिंग की भी बड़ी अच्छी वो एक आर्ट होती है कि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाता है उस पर, है ना। तो उसको बोलते हैं ब्रूडिंग, ठीक है। और ये एक हैन की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है। चलिए अभी बताऊंगी भी कैसे होती है। दूसरा ब्लूमिंग। ब्लूमिंग क्या होती है बच्चों? तो एक बहुत हार्ड सी कोटिंग होती है जो एग्स के बाहर होती है और एग्स को अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन से बचाती है। अब बच्चों देखो, जैसे जनरली अगर मैं बात करूं तो एग्स में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं भाई। जब भी किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी हो जाती है, डॉक्टर्स कहते हैं ना एग खा लो, ये डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? डेफिनेटली बोलते हैं। तो बच्चों यही बात यहाँ पर भी है कि एग्स में बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स तब वहाँ पर किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए बैक्टीरिया जाएगा जब वो एक्सपोज होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्स के बाहर से एक हार्ड कवरिंग होती है जिसकी वजह से एग्स क्या होते हैं, पूरे तरीके से कवर्ड होते हैं और उनमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो इसी लेयर को क्या बोलते हैं? ब्लूमिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कैंडल। अब कैंडल क्या? मोमबत्ती, बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पर क्या करा जाता है, एम्ब्रियो यानी कि उसके एग को क्या करा जाता है, एग्जामिन करने के लिए उस पे एक लाइट की शाइनिंग करी जाती है, ठीक है। उस पे लाइट की शाइनिंग करी जाती है उसके बैक साइड से, पीछे से, ताकि उस पे एम्ब्रियो को देखा जा सके कि उसकी कंडीशन कैसी है, कैसा है वो, ठीक है, उसके एग के कंटेंट को चेक करने के लिए। तो उसको बोला जाता है कैंडल। अब नेक्स्ट आता है इसमें ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म क्या होता है भाई? एक टाइप के फर्टाइल एग को बोल लो। देखो एक छोटा सा स्मॉल एक वाइट बुल आई, मतलब आंख के जैसा दिखने वाला एक एग के अंदर, एक एग यॉक के अंदर एक वाइट आई, बुल आई शेप का होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि इसको फर्टाइल एग को, अगर ये हुआ एग के अंदर तो ये फर्टाइल एग को शो करता है। बैल की आंख जैसा, बुल आई जैसा छोटा सा होता है, ठीक है। आंख कितनी होती है? छोटी सी होती है ना, ऐसा ही होता है। तो और ये क्या शो करता है, अगर ये हुआ तो ये शो करता है कि एग क्या है, फर्टाइल है। उसको बोलते हैं ब्लास्टोडर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर क्या हो गया? तो इंक्यूबेटर क्या होता है बेटा? एक ऐसी मशीन होती है जो एक बेस्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करती है एग्स की हैचिंग के लिए, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर आपको कुछ भी इनमें से समझ में नहीं आया है तो मेरे बच्चों इसको एक एक करके देख लो। सबसे पहली चीज ब्रूडिंग देख लो। ब्रूडिंग आपने देखो एग्स के ऊपर बैठी हुई है, इसको आप क्या बोलोगे? ब्रूडिंग बोलोगे, शाबाश। अगला देखो ब्लूमिंग, ये देखो हार्ड कवरिंग है सबके ऊपर, ये उसको अब देखो उसके बाहर से हार्ड कवरिंग है, अंदर बैक्टीरिया कहाँ से जाएगा? नहीं जा पाएगा जब तक वो कवर को नहीं तोड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कैंडलिंग, मैंने क्या बोला था, पीछे से क्या देते हैं? लाइट देते हैं और एम्ब्रियो को चेक करते हैं। देख रहे हैं इस पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैम हमें सारी चीज समझ में आ रही है पोल्ट्री की, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कैंडलिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने बोला था ना ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म क्या हो गया? इसमें बस एक पॉइंटेड है और ब्लास्टोडिस्क, और इसमें देखो ये अनफर्टाइल एग को शो कर रहा है, लेकिन इसमें देखो ये बाहर की तरफ से ये अलग सा दिखाई दे रहा है ना, ये अलग सा दिखाई दे रहा है, राइट, ये अलग सा दिख रहा है। तो इसको क्या बोलोगे? फर्टाइल एग। ये ब्लास्टोडर्म है। एक सर्कुलर सी रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक स्पॉट सा दिख रहा है, इसमें स्पॉट अगर दिखाई दे रहा है सॉलिड स्पॉट तो अनफर्टाइल एग है, और अगर ये रिंग सी दिखाई दे रही है तो ये फर्टाइल है। तो ब्लास्टोडर्म हो गया। अगला देखते हैं, ये हो गई हमारी इंक्यूबेटर मशीन। ये क्या करती है? ये मशीन एक टेम्परेचर देती है एग्स की हैचिंग के लिए। तो बच्चों आई थिंक अब आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इतनी मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि किसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। ब्लास्टोडर्म क्या होता है, इंक्यूबेटर क्या होता है, इसके अलावा पुलिच क्या होती है, कॉकरील क्या होता है, सभी के लिए क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को अब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको इससे रिलेटेड भी पूछनी है ना बेटा, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। तो आपको जो भी पूछना हो बेटा आप नीचे वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और अच्छा वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली वो वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए लाने की कोशिश करूंगी, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको वहां पर आंसर करूंगी। तो चलिए बच्चों आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा, और ऐसे ही आप मेरी सारी वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।